किसी आम दिन की तरह आज भी जापान में लोग अपने अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन में मौजूद सभी के फोन्स में बहुत बड़े अर्थक्वेक का अलर्ट आता है जो पूरी दुनिया के कोने कोने में तबाही मचा रही थी। तभी ट्रेन में मौजूद लोगों को भी ये महसूस होता है। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि लोग जमीन पर गिरने लग जाते हैं। तभी ट्रेन एक अंधेरे टनल में जा घुसती है। सारे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाते हैं और अचानक से ट्रेन रुक जाती है। अंदर मौजूद लोग जैसे तैसे ट्रेन का दरवाजा खोल के जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें उनके सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है और उनके ट्रेन का सिर्फ एक कोच टनल में आधा घुसा हुआ होता है और इस जगह उनके चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और जंगल होता है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि वो अब कहां पर है। इसी वक्त उन्हें पता चलता है कि उनके फोन्स में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे और वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं बना पा रहे थे। इसी के साथ ट्रेन का सिर्फ यही कोच यहाँ उनके सामने था। ट्रेन का बाकी हिस्सा भी मिसिंग था। तभी सैम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और पेशे से वो एक फायर फाइटर था। वो और ट्रेन अटेंडेंट मिलके ये देखते हैं कि ट्रेन में किस किस को चोट आई है और इसी टीम में यूमी भी उनके साथ जुड़ जाती है उनकी मदद करने के लिए। यूमी सैम को पहले से जानती थी। उसने सैम को तब देखा था जब सैम स्कूल में जाके फायर अटेंडेंट की स्पेशल प्रोग्राम करता था और तब से वो सैम को काफी पसंद भी करती है। यहाँ दूसरी तरफ सिटी में सारे ऑफिशियल्स के साथ पुलिस भी काफी परेशान थी क्योंकि ट्रेन के 2 कोच अभी भी मिसिंग थे और यहाँ एक ट्विस्ट दिखाया जाता है। यहाँ सिर्फ एक ट्रेन का डब्बा यानी कोच नंबर 5 था जिसमें ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोच नंबर 6 कहाँ है ये एक मिस्ट्री है। इसी बीच सैम, यूमी और नेविन नाम का एक और पैसेंजर ये तीनों मिलके इस टनल को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, लेकिन टनल के दूसरे साइड में इन्हें जो दिखता है उससे ये तीनों हैरान हो जाते हैं। जब वो टनल के दूसरे हिस्से से बाहर निकलते हैं तो ये जगह कुछ ऐसी होती है कि जैसे यहाँ कभी इंसान थे ही नहीं, जैसे कि सालों पहले यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। ये तीनों तुरंत एक पहाड़ में चढ़ जाते हैं ताकि उन्हें दूर तक दिखाई दे और उन्होंने जो देखा उससे ये हैरान हो जाते हैं। जिस दुनिया को वो कुछ देर पहले तक जानते थे वो पूरी तरह से बदल गई थी। उनके चारों तरफ एक विशाल रेगिस्तान था जिसमें कहीं भी मानव जीवन का कोई निशान नहीं था। अपने ट्रेन के पास वापस लौटकर उन्होंने जो भी देखा सबको बताया, जिससे सभी लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि वहां मीलों तक कोई भी शहर या मदद नहीं था और उनके फोन्स में कोई भी सिग्नल भी नहीं आ रहा था और इस जगह पर ये लोग पिछले 7 घंटों से फंसे हुए थे। अपने हालात को समझते हुए ये लोग ट्रेन में मौजूद सभी लोगों का एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुल 46 लोग रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग भूखे प्यासे और थके हुए थे और उनके साथ खाने को भी कुछ नहीं था। तभी रैनी नाम की एक लड़की चुपके से नेविन के बैग में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे वो सोचती है कि नेविन एक क्रिमिनल है, जिसके बाद वो किसी और के बैग से चुपचाप खाना चोरी कर लेती है। यहाँ जब उस पैसेंजर को एहसास होता है कि उनका खाना बैग से गायब है तो रैनी बीच में खड़े होके इसका दोषी नेविन को बताती है और वो बताती है कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। नेविन अपना बचाव करते हुए कहता है कि बिना सबूत उस पर आरोप लगाना सही नहीं है, लेकिन रैनी की बात सुनने के बाद कोई भी उस पर यकीन नहीं करता तो नेविन गुस्से में ट्रेन से उतर जाता है और दूसरी तरफ ट्रेन में गलती से किसी ने रैनी की वीडियो बना लिया था जब वो चोरी को अंजाम दे रही थी, जिससे सभी के सामने रैनी का भांडा फूट जाता है। इसी समय तक नेविन जंगल में मदद की तलाश में भटकते हुए स्लिप होके खाई में गिरने लगता है, लेकिन तभी सैम और यूमी लकीली वहां पहुंच जाते हैं और नेविन को बचा लेते हैं। इसके बाद एक पूरा दिन बीत जाता है लेकिन इन्हें बचाने कोई नहीं आता। इसी बीच कुछ पैसेंजर्स जो मदद के लिए निकले थे उन्हें पहाड़ों के ऊपर एक बड़ा सा टावर दिखाई देता है जो दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सालों पहले ये टावर यहाँ बनवाया गया था, जो अब काफी खराब कंडीशन में लग रहा था। लेकिन इनमें से एक आदमी इस टावर को देख काफी घबरा जाता है और ट्रेन में लौट के वो न्यूज़पेपर निकालता है क्योंकि एक दिन पहले ही इस टावर के बारे में पेपर में न्यूज आई थी जिसके मुताबिक इसे बनवाने का काम साल 2023 में शुरू होकर
2026 में पूरा होने वाला था। इसी के साथ केन नाम के एक पैसेंजर को एक सोडा कैन मिलता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 2026 का था। इसी के साथ ट्रेन में मौजूद एक बायोलॉजिस्ट को एक पौधा मिलता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका था, जिसके लिए कम से कम 40 साल लगता है। इन सारे कड़ियों को जोड़ने के बाद पैसेंजर्स ये समझ जाते हैं कि किसी तरह वो इस ट्रेन में बैठकर कम से कम 40 साल फ्यूचर में आ चुके हैं, यानी 2023 से लेकर कम से कम 2063, जिससे डब्बे में मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी में अब कोई भी जिंदा नहीं है। और उनके सामने दो सवाल थे, पहला कि अब 2023 में कैसे लौटा जाए, दूसरा पृथ्वी का ये हाल आखिर कैसे हुआ। यहाँ 2023 में ट्रेन के 2 डब्बों के गायब होने की खबर हर जगह फैल जाती है और किसी को कोई भी क्लू नहीं मिलता। दूसरी तरफ फ्यूचर में यहाँ खाना और पानी के बिना 2 दिन बीत चुका था और अब दूसरे दिन पानी ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था। बारिश होने की उम्मीद में सैम और यूमी बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए ट्रेन के ऊपर एक प्लास्टिक का शीट बिछा देते हैं और अब ये लोग पानी ढूंढने यहाँ से निकलते हैं और कुछ दूर पैदल चलते हुए जंगल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक मेंढक दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि पास ही में कहीं पानी हो सकता है और वो जल्दी ही उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर अंदर जाने के बाद उन्हें फाइनली एक पानी का सोर्स मिलता है। इसी वक्त बातों बातों में नेविन अपने बैग में मिले उस खत के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लेटर उसके भाई के लिए था जो 2 साल सजा काटने के बाद कल ही बाहर आया था। नेविन कहता है कि उसका बचपन काफी हार्ड था, जिसके वजह से छोटी सी उम्र में ही उसे काम पे जाना पड़ता था अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए, लेकिन उसका भाई भी गलत रास्ते में निकल पड़ा था, जिसे सुन के यूमी और सैम को काफी बुरा फील होता है, जिससे अब ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है और अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्हें ये भी पता था कि जीने के लिए अब भी बहुत सारे चीजें चाहिए थी जो उनके पास नहीं है। शेन जो बायोलॉजिस्ट था वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खाने लायक प्लांट्स को ढूंढता है और टीम बना के जंगलों में खाने लायक पौधे और सीड्स वगैरह ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान यूमी गलती से एक ऐसा पौधा खा लेती है जो जहरीला होता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि इसमें उसकी जान नहीं जाती। अपने नए एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए सारे लोग मिलके पेड़ों से घर बनाना, आग जलाना और जो भी चीज अवेलेबल है उससे औजार बनाना शुरू करते हैं और अब ये सारे मिलके इस चैलेंज का सामना करते हैं, जहां अब ये सारे लोग अपनी अपनी हिडन टैलेंट के हिसाब से एक साथ मिलके काम करने का फैसला करते हैं। अगले दिन खाने की तलाश में जब शेन जंगल में जाता है तब उसे एक मिस्टीरियस इंसान दिखाई देता है, जिसे पकड़ने में शेन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन इनके पास मेडिकल असिस्टेंस की कमी होने की वजह से यूटो नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट यहाँ शेन की ट्रीटमेंट करता है, जिसमें कुछ इन्फेक्शन रोकने वाले पौधों की मदद से शेन की घाव का इलाज किया जाता है। इसके 3 दिन बाद शेन फाइनली ठीक हो जाता है और सबको उस अटैकर के बारे में बताता है और अब ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ अहम स्टेप्स लेने लगते हैं। इनमें से यह चीज सामने आ जाता है जो पहले एक सुरक्षा कंपनी का वर्कर था और अब ये लोग अपने कैंप के चारों तरफ जाल बिछा देते हैं, जिसमें कुछ दिन बाद किसी के उसमें फंसने की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग जाल को देखने के लिए पहुंचते हैं तब उन्हें दिखता है कि एक बच्चा उस जाल में फंस गया था और जिसने उनके तरह ही कपड़े पहने हुए थे। सैम और यूमी मिलके उसका पीछा करने लगते हैं तो बच्चा एक छोटी सी नदी के सामने आ खड़ा हो जाता है, जिसे इन लोगों ने पहली बार देखा है। जिसके बाद ये बच्चा उन्हें अपने साथ एक खास जगह पर ले जाता है, जहां अब कोच 6 को भी दिखाया जाता है जो उन्हीं के साथ गुम हो गई थी और यहाँ कोच 6 की मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है। यहाँ ये लोग हेक्टर नाम के शख्स से मिलते हैं जो कोच 6 में मौजूद लोगों का लीडर था। इन लोगों ने अपने सर्वाइवल स्टोरीज को शेयर किया और बताया कि क्योंकि कोच 6 नदी के पास आके फंस गया था तो यहाँ उन्हें खाने को मछली और पीने को पानी दोनों मिल गए थे और बाकी के समय में इन्होंने यहाँ कई सारे जरूरी चीजों का निर्माण किया। यहाँ नेविन को वही आदमी दिखाई देता है जिसने शेन को इंजर्ड किया था और वो आदमी
अब इनसे माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत डर गया था और उसने इंटेंशनली शेन को चोट नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसे लगा था कि उसके सामने भविष्य के इंसान आ गए हैं जो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उसने शेन को धक्का दिया और वहां से भाग निकला। इसके बाद यूमी पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो भी फ्यूचर में आ गए हैं, जिसके जवाब में हेक्टर बताता है कि नदी के किनारे उसे एक डैमेज शिप में एक रेडियो मिला जिसके रिकॉर्डिंग में साल 2060 का जिक्र किया गया था। हेक्टर ने तब सारी बात उनके सामने रखी, जो भी कुछ उसने यहाँ आने के बाद सीखा। दरअसल साल 2026 में 2023 के 3 साल बाद एक बहुत बड़ा मीटिरॉइड आसमान से पैसिफिक ओशन में आके गिरा था, जिसके वजह से दुनिया भर में भारी भूकंप और सुनामी की लहरें शुरू हो गई थी, जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। जो भी लोग जिंदा बच गए थे वो भी धीरे धीरे मरने लग गए थे, क्योंकि धूल का बादल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपर आके सूरज की रोशनी को रोक दिया था, जिससे पृथ्वी पर मानव जीवन खत्म हो गया था। हालांकि पिछले कुछ सालों में धूल की परत हटी है और 2060 आते आते पृथ्वी वापस से हरी भरी हो चुकी है। हेक्टर बताता है कि अगर वो 2023 में वापस लौट सके तो उन्हें सबसे पहले सरकार को आने वाले इस खतरे के बारे में अलर्ट करना पड़ेगा ताकि तबाही को रोका जा सके और करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सके। अगले दिन यूमी और रैनी कोच 6 के पास घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक कब्र पर पड़ती है, जिससे पता चलता है कि कोच 6 के लोगों ने यहाँ एक बॉडी को दफन किया है। जैसे ही उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये क्या है, कोच 6 के कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन्हें इस बारे में चुप रहने और किसी को इस बारे में ना बताने को कहते हैं। लेकिन यूमी और रैनी बहुत डर जाते हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में वहां से भाग निकलते हैं। रैनी किसी तरह उनके कोच में वापस आके सबको इस बारे में बताती है। बिना देर किए नेविन और सैम यूमी को बचाने के लिए कोच 6 की ओर दौड़ लगाते हैं। यहाँ यूमी इन लोगों से बचते हुए भाग रही होती है और उसे वही शिप दिखाई देती है जिसके बारे में हेक्टर ने बताया था। लड़के यहाँ कोच 6 में आते हैं और यूमी के बारे में पूछते हुए उस दफनाए गए बॉडी के बारे में भी पूछते हैं। तब हेक्टर उन्हें सच्चाई बता देता है। जब वो लोग ट्रेन में थे, उनमें से एक क्रिमिनल सभी को डराने की कोशिश कर रहा था और तभी हेक्टर सभी को बचाने के लिए उसे मार देता है, जिसी वजह से वो इस ग्रुप का लीडर भी बना दिया जाता है। इसी वक्त यूमी भी शिप में छिप के देखती है कि जहाज के सारे इक्विपमेंट्स को कैसे तोड़ फोड़ करके सारे कनेक्शन डिवाइसेस को डैमेज किया गया है, जिससे मालूम होता है कि हेक्टर कुछ राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हेक्टर उसे वहां छिपा हुआ देख लेता है, जो उसके सामने कबूल करता है कि उसका यहाँ से वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। हेक्टर की गहरी ख्वाहिश थी कि उसके साथ आने वाले सभी लोग यही फ्यूचर में रह जाएं, जिससे वो एक पूरी तरह से नई सोसाइटी बना सके, क्योंकि यहाँ आने के बाद से वो इस ग्रुप का लीडर बन चुका था, जो कि उसके पिछले जिंदगी से बिल्कुल ऑपोजिट था। जहाँ पिछले जिंदगी में उसका बिजनेस फेल हो चुका था और वो कंगाल हो चुका था, और क्योंकि अब यूमी को हेक्टर का प्लान पता चल गया था तो उसे हेक्टर हाथ पांव बांधकर शिप में ही छिपा के रखता है। लेकिन इधर यूमी के गायब होने के बाद से तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर हेक्टर सबको भड़काते हुए कहता है कि कोच 5 के लोग कोच 6 के लोगों के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे दोनों ग्रुप्स में अब टेंशन बढ़ जाती है, जिससे अब दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर हेक्टर अपने राज को छिपाने के लिए यूमी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लेता है। हेक्टर जब जहाज के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यूमी वहां से भाग गई थी। यूमी इसी वक्त ग्रुप के पास वापस लौटती है और हेक्टर के सारे राज खोल देती है। हेक्टर यहाँ एक्सपोज होने के बाद भी सबको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ रहना उनके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। पूरी पृथ्वी उनकी है, ढेर सारे रिसोर्सेस, ना ही कोई ओवर पॉपुलेशन, जहाँ कभी भी लोगों को भूखा नहीं रहना होगा। लेकिन ग्रुप उसकी बातों पर नहीं आता और उसे निकालने का फैसला कर लेती है। लेकिन निकलने से पहले हेक्टर एक डायरी बाहर निकालता है जो उसे शिप से मिली थी, जिसमें मेंशन था पास में मौजूद एक टावर के बारे में जो उन लोगों को वापस पास्ट में ले जा सकती थी। इस नई जानकारी से इन्फ्लुएंस होके 2 लोग रात में पहाड़ी पर टावर के पास पहुंच जाते
जाते हैं, जहां उन्हें पृथ्वी से टकराने वाले उस मीटेरॉइड के कुछ अवशेष भी मिलते हैं। इसी बीच 2023 का समय दिखाया जाता है, जहां रे नाम का एक साइंटिस्ट सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था कि कैसे 2 डब्बे गायब हो गए थे। उसे पता चलता है कि उस समय सुरंग के अंदर एक वर्म होल खुल गया था, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों कोचेस इसी वर्म होल में घुस गए थे, लेकिन वो कहां गए इसका जवाब उसके पास नहीं था। यहाँ 2060 में लोग अब यहाँ से निकल के अपने घर लौटने का मन बना लेते हैं। मीटेरॉइड के टुकड़े को स्टडी करके सैम बताता है कि इस मीटेरॉइड में एक खास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, जो कि पृथ्वी में मौजूद चीजों से बहुत ही अलग है। इसी खोज के बाद इन मीटेरॉइड के टुकड़ों से हल्की रोशनी निकली थी और इनमें एक मैग्नेटिक चार्ज भी मौजूद थी, और जिससे ये लोग अब इसका इस्तेमाल कर सकते थे। बस इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मीटेरॉइड्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। यात्रियों में से एक ने बताया कि उसने ट्रेन जर्नी के दौरान एक टूटते हुए तारे को आसमान में देखा था। इस तरफ रे साल 2023 में ट्रेन के फुटेजेस को देख रहा था और उसके हिसाब से उस दिन वो रोशनी टूटते तारे की नहीं बल्कि सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक सुपरनोवा विस्फोट की थी। सुपरनोवा तब होता है जब एक मैसिव स्टार विस्फोट होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ऐसे महाविनाशक घटनाएं स्पेस टाइम पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, जिसमें अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, ब्लैक होल्स का निर्माण हो सकता है और स्पेस टाइम में भी दरार पड़ सकती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से पृथ्वी पर समय चक्र में एक दरार पड़ गई थी, जिससे एक वर्म होल का निर्माण हुआ था, जिसने ट्रेन के पिछले 2 कोचेस को यहाँ भविष्य में ले आई थी। ये समझने के बाद कि इन लोगों ने एक वर्म होल के अंदर से टाइम ट्रेवल किया है, ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से लौटने के लिए या तो वर्म होल को दोबारा खोलना होगा या फिर इतनी एनर्जी जनरेट करनी होगी कि वर्म होल को दोबारा से ये लोग खोल सके। अगले दिन एक नया चैलेंज इन लोगों के सामने आ जाता है, जब हैवी रेनफॉल के वजह से इनके कैंप और खाने पीने का सामान बर्बाद हो जाता है। इसी बीच एक यात्री इन सभी को तूफानी हवाओं से बचने के लिए सुरंग के अंदर जाके छिपने की सलाह देते हैं। जैसे ही ये आदमी टनल की तरफ बढ़ता है, पैसेंजर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक और वर्म होल बना हुआ था जो बारिश और तूफान के वजह से बना था। अब सबसे पहले इसे टेस्ट करके देखना था कि ये टाइम में वापस ले जा पाता है या नहीं। लेकिन जब येची वर्म होल में घुसने की कोशिश करता है, सैम उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है वर्म होल की एनर्जी के वजह से। लेकिन तभी तूफान रुक जाता है, जिससे वर्म होल दोबारा गायब हो जाता है। यहाँ साल 2023 में 2 डिटेक्टिव उन गायब हो चुके 2 डब्बे की शोध कर रहे होते हैं, लेकिन तभी डिटेक्टिव्स के सामने वही गुड़िया आ जाती है जो फ्यूचर में मौजूद उन लोगों ने भेजा था। अब साल 2060 में ये लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वर्म होल का निर्माण कुछ खास मौके पर ही होता है, जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तूफान या भूकंप जैसी घटनाओं के बाद होता है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि इसे खोलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तभी इनमें से एक को एक टूटा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पोल मिलता है। इस पोल से बिजली के तारों का पता लगाकर उन्हें उम्मीद थी कि वो वर्म होल को ज्यादा से ज्यादा खोलने लायक एनर्जी को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकेंगे। बहुत सारे दिनों तक खुदाई करने के बाद वो एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जो सालों से मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। लेकिन जब इसे खोलकर ये लोग अंदर जाते हैं तो ये शॉक्ड हो जाते हैं, ये देखकर कि अभी भी इन दशकों पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारी पावर मौजूद है। इस खोज के बाद इन लोगों में आशा की किरण दिखाई देती है। खोजे गए एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए अब ये ग्रुप इस बिजली को टनल तक ले जाने का प्लान बनाते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम तूफान की स्थिति पैदा हो तब वो ये पावर यूज करके वर्म होल को इतना बड़ा बना सके, अपनी ट्रेन समेत सभी लोग अपने घर वापस लौट पाए। कुछ ही दिनों में वापस से तूफान शुरू हो जाता है और हर कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए भागने लगता है। उनकी मेहनत रंग लाई थी। वर्म होल अब आकार में बड़ा हो गया था। जैसे तैसे ये सारे लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये ट्रेन वर्म होल में घुस जाती है और सभी ये उम्मीद करते हैं कि अब वो घर लौट पाएंगे। जैसे ही ट्रेन वर्म होल से निकलती है तो ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी सिक्योरिटी पर्सनल उनके सामने आता है, जिससे डेट पूछने पर एक बार फिर ये लोग हैरान हो जाते हैं। डेट था
1 मई 2026, जिससे भले ही ये 3 साल ज्यादा फ्यूचर में थे, लेकिन ये लोग फाइनली अपने घर लौट पाते हैं।